जय हिंद दोस्तों, मैं आर के रिवाइज प्लस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कंपन के आधार पे या घोषत्व के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण। क्या हम लोग देखेंगे? घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। किसके आधार पे? घोषत्व के आधार पे। तो घोषत्व के आधार पे हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक क्या बोलेंगे? एक अघोष वर्ण और एक सघोष या घोष वर्ण। तो सघोष या अघोष कहते किसे हैं? यानी अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। अघोष का मतलब कंपन या झंकृत न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। तो आइए हम थोड़ा वर्ग लिख लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इसका वर्ग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो जो अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण क्या? पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा। क्या? हर वर्ग का पहला और दूसरा। क्या? पहला और दूसरा क्या होगा? आपका अघोष होगा। और कौन कौन सा अघोष होगा? तो उष्मक व्यंजन। क्या? उष्मक व्यंजन भी आपका अघोष होगा, जैसे तालव्य स, मूर्धा स और दंत स। और उष्मक में जो ह है वो किस में आएगा? सघोष में आएगा। ह का उच्चारण करते समय आपकी जो स्वर तंत्रियां हैं वह कंपन करती है। तो ह को किस में रखा जाता है? तो ह को रखा जाता है सघोष में। तो क्या? अघोष में आपका पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और आपका उष्मक व्यंजन आते हैं किसमें? आपका अघोष में। और सघोष किसे कहते हैं? तो सघोष वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में, या वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सघोष बोलेंगे या घोष बोलेंगे। इसमें क्या होता है? कंपन होता है। स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है। इसमें कौन कौन सा आता है? तो हर वर्ग का कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। कौन कौन सा? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा आपका कौन सा होगा? सघोष वर्ण होगा या सघोष व्यंजन होगा। और क्या होगा? तो य, र, ल, व। क्या? य, र, ल और व। यह भी क्या होगा आपका? जिसे अंतस्थ बोला जाता है, यह भी आपका होगा सघोष। उसके बाद सभी स्वर। क्या? सभी स्वर किस में आते हैं? तो सभी स्वर आपका आते हैं सघोष में। क्या? जो आपका अघोष है, अघोष में कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हैं। तो सघोष वर्ण कौन कौन सा होता है? तो क वर्ग, हर वर्ग का पहला और दूसरा। क्या? हर वर्ग का पहला और दूसरा किस में आएगा? आपका अघोष में आएगा। और आपका आ जाएगा उष्मक। उष्मक को भी हम लोग किस में रखेंगे? तो उष्मक को भी हम लोग अघोष में रखेंगे। उसके बाद आपका जो है सघोष या घोष किसे कहेंगे? तो जिसमें कंपन होता हो उसे हम लोग सघोष या अघोष कहते हैं। यानी कि इनका उच्चारण करते समय जो स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। तो जैसे इसमें आएगा आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। और उसके बाद अंतस्थ। कौन कौन सा? अंतस्थ। और इसमें ह भी आता है। क्या? ह भी आता है। और सभी स्वर
कौन सा होते हैं? सघोष होते हैं। तो आप लोगों को सघोष समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे प्राण या वायु के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण, या प्राण या वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। किसके आधार पे देखेंगे? प्राण या वायु के आधार पे। प्राण या वायु के आधार पे भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। तो पहला आपका आएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा आएगा आपका महाप्राण। दूसरा कौन सा है? महाप्राण। इसमें हम लोग पहले देखेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण कहते किसे हैं? क्या अल्प प्राण कहते किसे हैं? अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम मात्रा में हवा निकले। क्या? कम मात्रा में हवा निकले। अल्प प्राण का मतलब कम मात्रा में हवा निकले। किसमें? कम मात्रा में हवा निकले। जिसमें कौन कौन सा होगा? तो आपका होगा 1, 3, 5। तो आइए वर्ग लिख लेते हैं हम लोग। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। तो इसमें क्या क्या होगा? तो जो आपका अल्प प्राण है जिसमें कम हवा निकले उसमें आएगा हर वर्ग का। हर वर्ग का कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। क्या? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। क्या? कौन कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा, यानी पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। तो अल्प प्राण में कौन कौन सा होगा? पहला, तीसरा और पांचवा किस में जाएगा? अल्प प्राण में, जिसके उच्चारण में हवा कम मात्रा में निकले या कम निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। और क्या आएगा? तो आपका अंतस्थ। अंतस्थ किस में आएगा? तो अंतस्थ आपका आएगा अल्प प्राण में, जिसमें आपका य, र, ल, व होता है। क्या? कौन कौन सा अंतस्थ में? य, र, ल और व। इसको क्या? अल्प प्राण में रखते हैं। उसके बाद आपका स्वर। कितने स्वर? जितने भी स्वर, यानी 11 स्वर होते हैं, सभी स्वरों को किस में लिया जाता है? अल्प प्राण में लिया जाता है। यानी अल्प प्राण की टोटल संख्या कितनी होती है? तो अल्प प्राण की टोटल संख्या 31 होती है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे महाप्राण। क्या देखेंगे हम लोग? महाप्राण। महाप्राण में उन वर्णों का उच्चारण किया जाता है जिनमें मुख से अधिक हवा निकले। क्या? मुख से अधिक हवा निकले। क्या? मुख से अधिक मात्रा में या अधिक हवा निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। महाप्राण में आपका कौन कौन सा आएगा? हर वर्ग का। हर वर्ग का कौन कौन सा? तो हर वर्ग का आपका दूसरा और चौथा। कौन कौन सा? हर वर्ग का दूसरा और चौथा। कौन कौन सा? हर वर्ग का आपका दूसरा और चौथा किस में जाएगा? तो दूसरा और चौथा महाप्राण में। जैसे ख, 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 जैसे आप ख, छ, ढ, थ, फ। क्या? अधिक हवा निकल रही? आप लोग महसूस करिए एक बार, इस वर्ण को महसूस करके पढ़िए, तब आपको यह बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। तो आपका दूसरा और चौथे के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है। उसके बाद जो उष्मक। क्या? उष्मक। उष्मक में आपका तालव्य स, मूर्धा स और दंत स। कौन कौन सा? तालव्य स, मूर्धा स और आपका दंत स और ह किस में आएगा आपका? तो महाप्राण में आता है। उसके बाद आपका आ जाएगा अढ़। जो उत्क्षिप्त का अढ़ होता है ये अभी आ जाएगा किस में? तो आ जाएगा आपका महाप्राण में अढ़। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? तो 15 हो गई। और इसमें क्या? अढ़ आता है। अढ़ और अढ़। जो उत्क्षिप्त में एक अढ़ होता है, एक अढ़ होता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें नासिक्य।
क्या देखेंगे, यहीं हम लोग देख लेते हैं नासिक को। क्या, नासिक के किसे कहते हैं, क्या नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? नासिक के व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती हो। वैसे व्यंजन वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे, नासिक के व्यंजन वर्ण पंचम वर्ण या पंचमा अक्षर बोलते हैं, या पंचम वर्ग या पांचवा अक्षर, या नासिक के व्यंजन हम लोग इसको बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, तो नासिक की संख्या होती है आपकी 6। तो आपका तो हो गया अंगा य ड़ न म, आपका कितना हो गया, 5 हो गया। और एक जो अंग होता है इसी में अंग को भी जोड़ लीजिए। तो नासिक की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा बिंदु लगाने का तरीका। क्या हम लोग देखेंगे बिंदु लगाने का तरीका, बिंदु लगाने का क्या देखेंगे, तरीका। जो बिंदु है तो आपकी जो एक लाइन, इसको क्या बोला जाता है, खड़ी पाई बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको सीरो रेखा क्या बोला जाता है, सीरो रेखा। और इसको क्या बोला जाता है, खड़ी पाई। क्या इसको बोला जाता है खड़ी पाई, और इसको बोला जाता है सीरो रेखा। तो जब खड़ी पाई और सीरो रेखा के क्या पीछे बिंदु लगे, क्या पहला है आपका, जब खड़ी पाई और सीरो रेखा के पीछे आपका लगे बिंदु, तब क्या होता है, तब वो होता है पंचमा अक्षर। क्या कौन सा होता है, पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर कौन सा, अंगा। क्या जब खड़ी पाई और सीरो रेखा के पीछे बिंदु लगे तब कौन सा होता है आपका, तब वो होता है पंचमा अक्षर या अंगा, जिसको एक ही होता है पंचमा अक्षर अंगा। उसके बाद दूसरा, जब खड़ी पाई और सीरो रेखा के कहाँ लगे, आगे लगे। जब खड़ी पाई और सीरो रेखा के आगे बिंदु लगे तब क्या होता है, तब यह होता है आपका नुक्ता। जैसे आपका क, ख, ग, और उसके बाद कौन कौन सा आता है, ज और फ। यानी जब खड़ी पाई और सीरो रेखा के आगे बिंदु लगे, क्या जब आगे बिंदु लगे तब इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, अरबी और फारसी में। क्या अरबी और फारसी में, क्या अरबी और फारसी में किसका प्रयोग होता है, तो आपका जब सीरो रेखा और खड़ी पाई के आगे बिंदु लगे, फारसी शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसको नई विकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले हिंदी में, हिंदी भाषा में आपका राजा शिव प्रसाद हिंद सितारे द्वारा किया गया था। इस नुक्ता का क्या क्या बोलते हैं, इसको नुक्ता बोलते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले राजा शिव प्रसाद सितारे द्वारा हिंदी में, हिंदी भाषा में किया गया था। इसे जिह्वा मूलीय, क्या इसे बोला क्या जाता है, जिह्वा मूलीय। यानी क्या होता है, इसका जिह्वा के द्वारा या जीभ के द्वारा इसका उच्चारण होता है, इसीलिए इसका एक और नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा, अली जिह्वा। क्या नाम पड़ा इसका, तो इसका नाम पड़ा अली जिह्वा। क्या अली जिह्वा। क्या इसको बोला क्या जाता है, एक तो नुक्ता बोला जाता है, फिर उसके बाद इसका नाम क्या पड़ा आपका, जिह्वा के मूल्य से इसका उच्चारण होता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा अली जिह्वा या जिह्वा मूल्य, इसका दूसरा नाम है। अब हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर पे कि जब खड़ी पाई और सीरो रेखा से ऊपर बिंदु हो तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका प्रयोग अनुस्वार के लिए होता है। किसके लिए, अनुस्वार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, अनुस्वार के लिए। जैसे आपका हलंत, जब हलंत शब्द लिखेंगे तो कहाँ पर प्रयोग होगा, ऊपर प्रयोग होगा। उसके बाद जैसे दंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दंड लिखेंगे, तब कहाँ प्रयोग होगा, ऊपर प्रयोग होगा। जैसे आपका मंगल लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, मंगल,
कहाँ प्रयोग होता है? ऊपर प्रयोग, यानी जब खड़ी पाई और शिरो रेखा के ऊपर प्रयोग होता है तो उसे अनुस्वार के रूप में जाना जाता है। जब खड़ी पाई और शिरो रेखा के पीछे प्रयोग होता है तो उसे पंचमा अक्षर अंगा के रूप में जाना जाता है। जब आगे प्रयोग होता है तो क ख ग घ और ज फ जो आपकी नुक्ता ध्वनियाँ हैं या जिसे नई विकसित ध्वनियाँ बोलते हैं, या जिसे अली यानी जिह्वा के द्वारा प्रयोग होने के कारण इसे अली जिह्वा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे क्या नुक्ता या इसका अरबी फारसी शब्दों के आगे प्रयोग होता है। उसके बाद जब ऊपर प्रयोग होता है तो उसे अनुस्वार बोलते हैं। उसके बाद जब आपका तीसरा नंबर हो गया, अब चौथा नंबर, जब खड़ी पाई और शिरो रेखा, क्या खड़ी पाई और शिरो रेखा के नीचे प्रयोग हो, क्या खड़ी पाई और शिरो रेखा के नीचे प्रयोग हो तो उसे हम लोग बोलते हैं उत्क्षिप्त प्रयोग होता है। किसके साथ होता है? तो उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण के साथ इस बिंदु का प्रयोग नीचे होता है। उत्क्षिप्त या ताड़नजात, क्या उत्क्षिप्त ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन से किसी शब्द का शुरुआत नहीं किया जा सकता। क्या? तो उत्क्षिप्त कौन कौन सा होता है? तो अढ और अढ, इससे किसी भी शब्द का शुरुआत नहीं किया जा सकता है। क्या? इसे किसी भी शब्द का शुरुआत हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका शुरुआत करेंगे किसे? तो साधारण ड और ढ से शब्द का शुरुआत होगा, लेकिन अढ और ढ यानी उत्क्षिप्त से शब्द का शुरुआत नहीं होता है। उसके बाद अंग्रेजी शब्दों के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। किसके साथ? दूसरा, अंग्रेजी शब्दों के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा, यानी द्वित्व व्यंजन के साथ भी इसका प्रयोग नहीं होता है। क्या? तीसरा नंबर पे द्वित्व व्यंजन के साथ भी किसका प्रयोग नहीं होता है? इस बिंदु का प्रयोग द्वित्व व्यंजन के साथ भी नहीं होता है। और उपसर्ग के साथ, यानी जैसे आपका नीडर लिखा गया तो यहाँ बिंदु नहीं लगेगा, क्योंकि आगे क्या है? नि उपसर्ग है, इसीलिए क्या बिंदु नहीं लगेगा, यानी उपसर्ग के साथ भी नहीं प्रयोग होता है। और आपका ड और ढ, क्या ड और ढ के तुरंत यानी तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो तो भी इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे आपका ग्राउंड, क्या ग्राउंड